दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लग रही हैं आपके लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में लगातार हो रही चूक के बाद सीएम की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले एसएसजी में 50 नए पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल किए जाएंगे। इसमें 3 इंस्पेक्टर, 11 दारोगा और 20 सहायक और निरीक्षक शामिल है। इसके अलावा करीब 1.5 दर्जन सिपाहियों की भी प्रतिनियुक्ति एसएसजी में की गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसएसजी में शामिल होने वाले नए पुलिस पदाधिकारियों और जवानों का चयन शारीरिक दक्षता जांच और साक्षरता के आधार पर किया गया है। आपको बता दें कि बख्तियारपुर में सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक के बाद नालंदा में भी सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई थी। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। बख्तियारपुर में सीएम नीतीश कुमार को एक युवक मंच पर चढ़ करके सीएम पर हाथ चला दिया था। वहीं नालंदा में सीएम नीतीश कुमार के पांव छूने के दौरान धमाका कर दिया था, यानी कि बम फोड़ दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि देश के 4 राज्यों की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में 5 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, यानी कि रिजल्ट आ चुके हैं। जहां इन 5 सीटों पर भाजपा की करारी हार हुई है। जब पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत हासिल की है और 2 लाख मतों से जीत हासिल की है। जबकि बालीगंज विधानसभा सीट पर टीएमसी की ही बाबुल सुप्रियो ने 9,904 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं बिहार के बोहचा विधानसभा सीट पर आरजेडी के अमर पासवान ने 36,000 वोटों से जीत दर्ज की है। तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से कांग्रेस के प्रत्याशी जयश्री यादव ने 18,000 वोटों से जीत हासिल की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। जब बिहार के सुपौल जिला में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इस मामले के सामने आने के बाद सुपौल क्षेत्र में हरकत मचा हुआ है। सुपौल के सदर थाना के छपकाही गांव के कुछ वार्डों से लिए गए सैंपलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। आपको बता दूं कि इस मामले के सामने आने के बाद पशुपालन विभाग की टीम की तैनाती कर दी गई है। वहीं 1 किलोमीटर के क्षेत्र में मुर्गियों को भी विभाग द्वारा मारा जा रहा है। बर्ड फ्लू के मामले में छपकाही गांव को केंद्र माना गया है। इसके 1 किलोमीटर के परिधि में सभी गांव में मुर्गे और मुर्गियों को मारा जा रहा है। दोस्तों गर्मियों के मौसम में कितने गिलास पानी पीना चाहिए, क्या आपको पता है? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है तो फिर आप टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिए, हम आपको इसका जवाब बताएंगे अभी। इन दिनों गर्मी अपने पूरे रंग में है। जब तेजी से बढ़ते तापमान ने लोगों के पसीने छुड़ा रहे हैं। गर्मी इतनी भीषण होने लगी है कि लोगों का घर से बाहर निकलना तो दूर, वो एसी के आगे से हटना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिनका इस बढ़ती गर्मी में बाहर निकलना मजबूरी बन गया है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवा आपकी सारी एनर्जी ले लेती है। ऐसे में आपके लिए खुद को एक्टिव और हाइड्रेट रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में समय समय पर पानी पीते रहें। पानी बिल्कुल स्वास्थ्य और रंग रहित तरल पदार्थ है, लेकिन इसके रंग और स्वाद से पानी के महत्व का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ये सेहत को कई जबरदस्त फायदे देता है। रोज कितने गिलास पानी पीना चाहिए, ये एक सवाल है। तो डॉक्टर रंजन सिंह के अनुसार गर्मी के मौसम में हमें सबसे ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन काम के चक्कर में कई बार लोग पानी पीना भूल जाते हैं और घंटों बाद पानी पीते हैं, जो सेहत के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। उन्होंने बताया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन भर में 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। उन्होंने सलाह दी है कि जब भी प्यास लगे तो तुरंत पानी पिएं, चाहे आप कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। दोस्तों बात करते हैं कि इस्लाम धर्म का पाक महीना रमजान आधा ख़त्म हो गया है और आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा है। आज देश भर में रमजान का 15वां रोज़ा रखा गया है। सुबह के वक्त मस्जिदों से सहरी करने के लिए ऐलान हुआ। लोगों ने अपने बिस्तरों को छोड़ा और फिर तुरंत मुंह हाथ धोकर के सहरी की। फिर फजर की अजान होने पर नमाजी नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंचे और अल्लाह के आगे हाथ फैला करके सबकी सलामती के लिए दुआएं मांगी। रमजान के महीने में रोज़ेदार पूरा दिन इबादत में गुजार देते हैं। इस दौरान वे कुरान की तिलावत करते हैं। वहीं अब सहरी के बाद हर एक रोजेदार को इफ्तार के वक्त का इंतजार है, जब वे रोजा खोलेंगे। रमजान के महीने में रोजेदार पूरा दिन इबादत करते हैं और कुरान शरीफ की तिलावत में लगे रहते हैं। इस महीने में वह अपने गुनाहों के लिए ऊपर वाले से माफ़ी मांगते हैं और खुद के सही राह पर चलने के लिए दुआ मांगते हैं। रमजान इस्लाम धर्म का सबसे पाक महीना होता है। ऐसे में लोग इस महीने में बुरे कामों से बचते हैं और खुद को अल्लाह की इबादत में लगाए रखते हैं। लोगों को किसी की बुराई करने, चोरी करने या फिर किसी भी
गलत काम से दूर रखने को कहा जाता है। जब रमजान का महीना पूरा होने पर लोग ईद का त्यौहार मनाते हैं। इसे मीठी ईद या फिर ईद उल फित्र कहा जाता है। इसके लिए जमकर तैयारियां की जाती है। देश भर में पड़ रही गर्मी को देखते हुए रोजेदार को खाने पीने पर विशेष सलाह दी जाती है। पूरा दिन बिना खाए पिए रहने की वजह से शरीर पर प्रभाव नजर आते हैं। ऐसे में इससे बचने के लिए उन्हें तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। जब तपती और कड़क धूप में लोग खाने से ज़्यादा लिक्विड पीने की इच्छा रखते हैं। रोजेदार को फाइबर युक्त भोजन करने की सलाह दी जा रही है। इससे आपका पेट देर तक भरा रहेगा। इसके लिए सेब, नाशपाती, बिरस, साबुन, अनाज, पॉपकॉर्न आदि खा सकते हैं। जब सहरी के समय दाल, दही जैसे तरल पदार्थ का सेवन करें। इफ्तार के वक्त लिक्विड डाइट में जूस, नारियल पानी ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि फेसबुक पर वीडियो कॉल करके लोगों को अपने जाल में फंसाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। आए दिन ऐसी शिकायतें आने लगी है। जहां बिहार के गोपालगंज भोरे थाना क्षेत्र के बरहड़ा धर्मपुर गांव के एक अधेड़ का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के एक युवती 15,000 रुपए की मांग कर डाली। मामले को लेकर के आस्थाने थाने में उस अधेड़ ने एक युवती और उसके मोबाइल नंबर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जाता है कि बरहड़ा गांव निवासी संतोष मिश्रा के फेसबुक पर एक लड़की की आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। इसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। करीब 4 घंटे बाद लड़की ने वीडियो कॉल किया। जब कुछ ही देर में उसने कपड़े उतार दिए। उसी स्थिति में उनसे बात करने लगी। इसके बाद बार बार कॉल करके परेशान करने लगी। तब उन्होंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। जब दूसरे दिन दूसरे नंबर से कॉल करने लगा और लड़की ने उनसे 15,000 रुपए की मांग की जाने लगी। जब पैसे नहीं देने पर बार बार गलत वीडियो बना करके वायरल करने की धमकी दी जाने लगी। जब मामले में संतोष मिश्रा के बयान पर आस्थाने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले भी राजधानी पटना के एक व्यवसायी ने भी ऐसी शिकायत दर्ज कराई थी। जब उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब उनसे तो 1.25 लाख रुपए वसूल भी लिए। इसके बाद भी मांग का सिलसिला नहीं थमा। जब व्यवसायी ने इससे मना कर दिया तो फिर साइबर सेल का अधिकारी बनकर के उसके गिरोह के व्यक्ति ने कॉल किया, जेल भेजने की धमकी दी। परेशान होकर के व्यवसायी ने कंकरबाग थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। कुछ महीने पहले भी उन्होंने भगवान राम और ब्राह्मणों को लेकर के विवादित बयान दिया था, जिससे उनकी काफ़ी किरकिरी हुई थी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सुर्खियां बटोरने के लिए एक बार फिर से ब्राह्मण और भगवान राम को लेकर के विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मण मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसे ब्राह्मणों से पूजा पाठ करना पाप है। वही जीतन राम मांझी ने भगवान राम को नकारते हुए कहा कि राम केवल गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि की एक काव्य पात्र थे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि वे गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि को मानते हैं, लेकिन राम को नहीं मानते हैं। राम कोई भगवान नहीं थे। वही ब्राह्मणों पर विवादित बयान देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि जो ब्राह्मण मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसे ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराना पाप है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। जब 2 साल के बाद फिर से मुख्यमंत्री आवास पर इफ्तार पार्टी दी गई। जब इस पार्टी में पक्ष विपक्ष के कई नेताओं को आमंत्रित किया गया। जब मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों को भी इफ्तार पर दावत दी गई। जब कई लोग सीएम नीतीश कुमार के इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री नितिन नवीन सहित कई बड़े नेता मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे। जब विपक्षी नेताओं में आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे और कांग्रेस के शकील अहमद खान भी सीएम आवास पहुंचे। जदयू के कई मंत्री भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। जब बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव भी पार्टी में पहुंचे थे। यह इफ्तार पार्टी में नॉन वेज और वेज 2 तरह की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए विशेष रूप से कारीगरों को बुलाया गया। 100 से अधिक कारीगरों ने इफ्तार के लिए शाकाहारी और मांसाहारी भोजन बनाया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा दिल्ली से पटना लौट आए हैं। पटना लौटने पर मदन मोहन झा ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए सभी तरह की अटकलों को खारिज कर दिया है। अपने इस्तीफे के सवाल पर मदन मोहन झा ने कहा है कि मेरा कार्यकाल तो 6 महीने पहले ही खत्म हो गया था। मदन मोहन झा ने बताया है कि उन्होंने 6 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बताया है कि इस बार मेरा दिल्ली जाने का मकसद राहुल गांधी से मिलकर के फिर से इस्तीफे की पेशकश करना था। आलाकमान को इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं है, वह चाहे तो हटा सकते हैं, कोई मन मुटाव नहीं है। मदन मोहन झा ने कहा है कि उन्हें आलाकमान का आशीर्वाद मिलता रहता है और रही अध्यक्ष पद की बात तो वह आता जाता रहता है। अध्यक्ष पद कोई परमानेंट पद नहीं है, पार्टी हाईकमान का हमेशा से सहयोग मिलता है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सियासी गलियारों से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विधान परिषद का चुनाव निर्दलीय जीत करके चर्चा में आए विधान पार्षद सच्चिदानंद राय ने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह से मुलाकात की है। ललन सिंह से सच्चिदानंद राय की मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सच्चिदानंद राय का टिकट बीजेपी ने काट दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वे सारण सीट पर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और जीते। अब उन्होंने ललन सिंह से मुलाकात की है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी से अपनी नाराजगी को साधने के लिए सच्चिदानंद राय नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। हालांकि सच्चिदानंद राय ने इसको लेकर के अभी कुछ भी नहीं कहा है। दोस्तों बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश में एक फैक्ट्री में 4 बिहारी मजदूरों की मौत ने फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर रोटी की खातिर कब तक प्रदेश में जान गंवाते रहेंगे बिहारी। 1 महीने के अंदर अपने परिवार की परवरिश को लेकर के दूसरे राज्य गए 20 से ज़्यादा बिहारी मजदूरों की मौत हो चुकी है, जहाँ कितनों के अरमान पल भर में चकनाचूर हो गए हैं। जिनके भविष्य को संवारने के लिए अपनी मिट्टी को छोड़ा, उनके सामने फिर से अंधेरा छा गया है। आखिर बिहार में क्यों नहीं रोजगार मिल पाता है, ताकि लोग पेट की खातिर अपने परिवार से कोसों दूर जाने को मजबूर ना हो। गुरुवार को ही वाराणसी में साड़ी फिनिशिंग की एक फैक्ट्री में आग लगने से बिहार के अररिया जिले के 2 लोगों की मौत हो गई। पिछले महीने तेलंगाना में एक गोदाम में आग लगने से 11 बिहारी मजदूरों की मौत हो गई थी। ये मजदूर कटिहार और सारण जिला के रहने वाले थे। इस दर्दनाक हादसे के दिन ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में नाला खुदाई के दौरान एक स्कूल की दीवार गिरने से 3 मजदूर की मौत हो गई थी। ये सभी बिहार के अररिया जिला के जोकीहाट के रहने वाले थे। इन मजदूरों में कोई घर बनाने के लिए पैसे जुटाने के लिए गया था, तो फिर कोई बहन की शादी के लिए पैसे कमाने प्रदेश गया था। जब भी ऐसी घटना होती है तो फिर नेता से लेकर के अधिकारी तक शोक संवेदना जाहिर करते हैं, मुआवजाओं की घोषणा होती है, मीडिया में भी सुर्खियां बनती है, लेकिन फिर मामला शांत हो जाता है। जिन पर विपत्ति का पहाड़ टूटा है वे खुद अपनी लड़ाई लड़ने को मजबूर हो जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से गुजरात तक रोजगार की तलाश में गए बिहार के लोग आपको मिल जाएंगे। जहां साल 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार साल 2001 से 2011 के बीच 93 लाख लोग रोजगार की तलाश में बिहार से दूसरे राज्य में गए। ये बिहार की आबादी का करीब 9% है। जब बिहार से दूसरे राज्यों में जाने वाले 55% लोग रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं। जब देश में पलायन करने वाले कुल आबादी का 13% हिस्सा बिहार से आता है। जहाँ इनके पलायन की सबसे बड़ी वजह रोजगार है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल जनवरी में बिहार में बेरोजगारी दर 13.3% रही। दिसंबर में ये 16% थी, जो पिछले साल का उच्चतम स्तर था। जहाँ सरकार के कर्ता धर्ता अक्सर कहते हैं कि बिहार राज्य लैंड लॉक्ड है, इसलिए यहाँ बड़े उद्योग धंधे नहीं लगते हैं। जानकारों का कहना है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी तो लैंड लॉक्ड है, फिर वहाँ इतने उद्योग कैसे लगे। सवाल विकास की नीतियों को सही ढंग से काम करने का है। जहाँ जानकारों के मुताबिक औद्योगिक नीतियों में खामियों की वजह से लोग बिहार में निवेश करने से कतराते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात सिर्फ कहने के लिए है। चाहे जमीन उपलब्ध कराने की बात हो या फिर सुरक्षा देने की, लोगों में प्रशासनिक मामले पर भरोसा नहीं हो पाता हो। जब वैसे एक सच्चाई है कि बिहार में जमीन का रकबा छोटा है। अगर कोई उद्योगपति अपना उद्योग लगाना चाहे तो फिर वो उसे कम से कम 40 से 50 लोगों से जमीन लेनी होगी। यह जमीन देने के लिए इतने लोगों को एक साथ राजी करना थोड़ा मुश्किल काम है। दोस्तों अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र के लाउड स्पीकर विवाद का शोर अब देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में भी ये विवाद अब तुल पकड़ता नजर आ रहा है। यूपी के अलीगढ़ में युवा क्रांति मार्च के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क क्षेत्र में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। युवा क्रांति मंच का कहना है कि हमने पहले प्रशासन को मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर कम करने के लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। अलीगढ़ में एबीवीपी की ओर से भी 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति मांगी गई है। जहां अब एबीवीपी भी प्रशासन को अल्टीमेट दे रहा है। एबीवीपी के एक पूर्व नेता बलदेव चौधरी ने कहा है कि अगर प्रशासन हमें अनुमति नहीं देता और उसकी कोई ठोस वजह नहीं बताता है तो फिर हम बिना इजाजत के भी अगले मंगलवार यानी कि 19 तारीख को लाउड स्पीकर लगाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी जीत के बाद हर कोई मिठाई खाता है, लेकिन बिहार में अब चुनाव में मिली करारी हार के बाद भी मिठाई खाई जा रही है। ये अनोखा कारनामा किया है मुकेश सहनी ने। जब बोचा में भले ही वीआईपी उम्मीदवार गीता देवी को हार मिली हो, लेकिन अपने उम्मीदवार की इस हार के बाद वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी शनिवार को समर्थकों के साथ खूब मिठाई खाए और बांटे। दरअसल मुकेश सहनी की हार के बाद भी मिठाई खाने का कारण रहा कि बोचा में भाजपा उम्मीदवार को मिली हार। जहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से मुकेश
मुकेश सहनी और भाजपा में दूरियां बढ़नी शुरू हुई। जब वही बोचा विधानसभा उपचुनाव के पहले जिस तरीके से भाजपा और मुकेश सहनी के बीच और ज्यादा तलखी बढ़ी, बोचा सीट पहले वीआईपी के पास थी, लेकिन जब भाजपा ने उसे छीन लिया तब इससे मुकेश सहनी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने चुनाव के समय में कहा था कि भाजपा को हराना उनका मुख्य मकसद है। इसी कारण चुनावी परिणाम आया और फिर आरजेडी को जीत मिली तो मुकेश सहनी भी खुशी मनाने लगे। उन्होंने भाजपा को मिली करारी हार से खुश होकर के समर्थकों के साथ मिठाइयां खाई और अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाए। दोस्तों अब बात करते हैं कि साइबर ठगों ने लोगों को ठगने का नया नया तरीका अपना रहा है। अब बिजली उपभोक्ताओं को अपना निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है। बिजली विभाग का कर्मचारी बनकर के अब वह बैंक खाता खाली करने में लगे हैं। घर की बिजली काटने के नाम पर उपभोक्ताओं को मैसेज भेजा जा रहा है। इस महीने में काफ़ी लोगों के पास साइबर अपराधियों के मैसेज आ रहे हैं। साइबर अपराधियों द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली बिल बकाया होने के मैसेज के साथ एक मोबाइल नंबर और बिल जमा करने का लिंक भेजा जा रहा है। साथ ही ये भी चेतावनी दी जा रही है कि बिजली बिल एक सीमित अवधि तक जमा नहीं करने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। मैसेज में दिए गए नंबर पर कॉल करने पर फ़ोन काट दिया जाता है और फिर एक मैसेज भेजा जाता है कि आप दिए गए लिंक से पैसे जमा कीजिए। लिंक के जरिए उपभोक्ताओं से OTP भी लिया जाता है, जिसके बाद उनके बैंक अकाउंट से अपराधियों द्वारा पैसे निकाल लिया जाता है, यानी कि पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में अखंड भारत के मुद्दे को लेकर के सियासत गर्माती नजर आ रही है। RSS प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने टिप्पणी करके एक नए विवाद मुद्दे को जन्म दे दिया है। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत भी इस मुद्दे पर बयान दे चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अखंड भारत का निर्माण बीते 8 सालों में क्यों नहीं हुआ है। मोहन भागवत आने वाले 15 सालों में अखंड भारत बनाने की बात क्यों कर रहे हैं। ओवैसी ने पूछा है कि RSS प्रमुख मोहन भागवत किस आधार पर अखंड भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत का कहना है कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा, ये सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। RSS प्रमुख ने कहा है कि वैसे तो संतों की ओर से ज्योतिष के अनुसार 20 से 25 साल में भारत फिर से अखंड भारत होगा। अगर हम सब मिलकर के इस कार्य की गति बढ़ाएंगे तो फिर 10 से 15 साल में ही भारत अखंड भारत बन जाएगा। RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि जो तथाकथित लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं उनका भी उसमें सहयोग है। अगर वे विरोध ना करते तो फिर हिंदू जागता नहीं, क्योंकि वे तो सोता रहता। भारत उठेगा तो धर्म के माध्यम से ही उठेगा। सर संचालक मोहन भागवत ने कहा है कि धर्म का प्रायोजन भारत का प्रायोजन है। धर्म के उत्थान के लिए प्रयास होगा तो ही भारत का उत्थान होगा। इसे रोकने वाले हट जाएंगे, मिट जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से कुल 24 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन 24 सीटों पर जीत हासिल करने वाले नवनिर्वाचित विधान पार्षदों को लेकर के मीडिया में बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 24 में से 9 विधान पार्षद ऐसे हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं से लेकर के 12वीं तक है। केवल एक ऐसे चेहरे हैं जो साक्षर है, जबकि बाकी के 14 स्नातक या उससे ज्यादा की पढ़ाई कर चुके हैं। हालांकि शिक्षा के पैमाने पर जहां नवनिर्वाचित MLC थोड़े कमजोर दिखते हैं, वही आर्थिक पैमाने पर ये ज्यादा सशक्त आपराधिक मामलों में तो इनके पास जबरदस्त रिकॉर्ड है। ADR की रिपोर्ट बताती है कि 249 निर्वाचित विधान पार्षदों में से 15 ऐसे चेहरे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं। ये नवनिर्वाचित विधान पार्षदों का 63% हिस्सा हुआ है। जब विधान पार्षदों ने अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी सार्वजनिक कर दी है। ऐसे विधान पार्षद है जिन्होंने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। इन विधान पार्षदों के ऊपर हत्या का प्रयास, चोरी, रिश्वतखोरी के साथ साथ अन्य तरह के अपराध शामिल है। एक विधान पार्षद ने अपने ऊपर हत्या के संबंधित मामले और फिर 4 ने हत्या के प्रयास से संबंधित मामला घोषित किया है। अब बात में विधान पार्षदों की संपत्ति को लेकर करें तो जीत हासिल करने वाले सभी 24 विधान पार्षद करोड़पति है। यह इनकी तरफ से संपत्ति को लेकर के जो जानकारी दी गई है वह बताती है कि हर विधान पार्षद की औसत संपत्ति 75 करोड़ है, यानी कि एक विधान पार्षद की संपत्ति 75 करोड़ है। दलीय आधार पर अगर संपत्ति के पैमाने को देखें तो फिर बीजेपी के 7 विधान पार्षदों की औसत संपत्ति 49 करोड़, तो RJD की 6 पार्षदों की औसत संपत्ति 23 करोड़ और JDU के 5 विधान पार्षदों की औसत संपत्ति 26 करोड़ के आसपास है। हालांकि 4 निर्दलीय विधान पार्षदों की औसत संपत्ति 282 करोड़ है। दोस्तों बात करते हैं कि मुंबई में लाउड स्पीकर का मुद्दा गर्माता जा रहा है। मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग करने का विरोध बढ़ता जा रहा है। राज ठाकरे ने इसके विरोध में मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा भजन कीर्तन करने का ऐलान किया था। अब भाजपा के नेता मोहित कंबोज ने ऐलान किया है कि पूरे देश के मंदिरों में
फ्री में लाउड स्पीकर लगवाएंगे। उन्होंने कहा है कि ये मुफ्त लाउड स्पीकर मंदिरों में लगवा करके हर रोज देवी देवताओं के भजन कीर्तन बजाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं। आपको बता दूं कि मोहित कंबोज करोड़पति सर्राफा कारोबारी इंटरप्रेन्योर है, जब वह भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के धनी नेताओं में से एक है। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि कंबोज पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करीबी है। जब मोहित कंबोज ने इसे लेकर के पूरे देश के मंदिर ट्रस्टों को पत्र लिखा है। उनकी ओर से लिखे गए पत्र में अतीत विदेशियों के आक्रमण की चर्चा करते हुए भविष्य को लेकर के सचेत रहने का आह्वान किया गया है। मोहित कंबोज ने हिंदुओं से जातिगत भावनाओं से ऊपर उठ करके एकजुट होने का आह्वान किया है। मोहित कंबोज ने अपने पत्र में पूरे देश में स्थित मंदिरों को फ्री में लाउड स्पीकर देने का ऐलान करते हुए कहा है कि इसे मंदिर में लगवाएं, लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा, देवी देवताओं का भजन बजाएं। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी से बैर लेकर के मंत्री की कुर्सी गंवाने वाले मुकेश सहनी हार नहीं माने हैं। मुकेश सहनी ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर समाज के कमजोर और दलितों के लिए काम करने और फिर उनके उत्थान पर अपनी पूरी ताकत लगाने का संकल्प लिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि अम्बेडकर के विचारों को घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है और इस काम में उनकी पार्टी लगी रहेगी। मुकेश सहनी ने कहा है कि देश के संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार इस दौर में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। उन्होंने कहा है कि आज उनके विचार को घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। अम्बेडकर जयंती के मौके पर सहनी ने बाबा साहेब श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि आज धर्म और जातिवादी मानसिकता वाले राजनीतिक दल बाबा साहेब के संदेशों को मिटा करके एक अलग मानसिकता थोपने को लेकर के प्रयास कर रहे हैं। आज जो भी उपेक्षित वर्गों के कल्याण की बात करता है तो फिर उसे फिर से हाशियों पर डालने की कोशिश की जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आजकल अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जी हाँ, कल तेज पछुआ हवा के प्रभाव ने बिहार के 15 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा दिया है। जब पिछले 24 घंटे में 2.5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ बक्सर का अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री के रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है। इससे पहले 9 अप्रैल को अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री पर पहुंचा था, जब बक्सर जिले में यह अधिकतम तापमान का अब तक का सब रिकॉर्ड है। हालांकि 2019 में गया में अधिकतम पारा 46 पार भी जा चुका है, जब पटना में भी लोग भीषण गर्मी झेल रहे हैं। अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ पारा 41.2 डिग्री पर पहुंच गया है। बांका बिहार का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। यहां अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जब गया में 42.2 डिग्री, पश्चिमी चंपारण में 41.3 डिग्री, जमुई में 41.9 डिग्री, वैशाली में 40.5 डिग्री, सीतामढ़ी में 40.4 डिग्री, औरंगाबाद में 42 डिग्री, बेगूसराय में 40 डिग्री, खगड़िया में 41 डिग्री, नवादा में 41 डिग्री, नालंदा में 41 डिग्री और सीवान में 42 डिग्री दर्ज किया गया है। जब बिहार में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के डीएम को अलर्ट जारी करते हुए इसकी निगरानी का निर्देश दिया है। इसके साथ ही विभाग ने भीषण गर्मी और लू से बचाव को लेकर के जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश सभी जिलों के डीएम को दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सार्वजनिक जगहों पर पेयजल की व्यवस्था के साथ ही लू प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। आपदा विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि भीषण गर्मी और लू से बचाव की दिशा में कार्रवाई के लिए विस्तार से दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार में गर्मी और लू के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। सीमांचल, मिथिलांचल और राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर इलाकों में हीट वेव की कंडीशन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार में गर्मी को लेकर के चिंता जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बार गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए केंद्र सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। देश के कई राज्यों को बुलेट ट्रेन से जोड़ने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। इसकी कड़ी में बिहार और झारखंड के कई शहरों से भी बुलेट ट्रेन गुजरेगी, इसीलिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। यह बिहार और झारखंड के रास्ते वाराणसी से हावड़ा जाने वाली बुलेट ट्रेन गुजरेगी। प्रारंभिक सर्वे के मुताबिक दोनों राज्यों के कई शहरों से होते हुए ये ट्रेन गुजरेगी। वाराणसी से हावड़ा के लिए चलाई जाने वाली बुलेट ट्रेन की स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। करीब 5 घंटे में ये ट्रेन वाराणसी से हावड़ा पहुंच जाएगी। जब बिहार के सासाराम और गया से होते हुए ये ट्रेन झारखंड से गुजरेगी, जिसका रूट कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए हावड़ा की तरफ जाएगा। आपको बता दूं कि वाराणसी को जिस तरीके से काशी विश्वनाथ की नगरी की संज्ञा दी जाती है और एक पर्यटन स्थल है, बिहार में भी गया को भी उसी तरीके से भगवान बुद्ध और विष्णु की नगरी की संज्ञा दी जाती है बिहार में। इसीलिए ही इस प्रोजेक्ट के तहत बुलेट ट्रेन को गया रेलवे स्टेशन चलाने का फैसला किया गया है। इसी कड़ी में गया रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की कवायद भी तेज कर दी है। इसके साथ ही बिहार और झारखंड के सासाराम, गया,
कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद से होते हुए बुलेट ट्रेन हावड़ा पहुंचेगी। गया को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की बात सुनने के बाद स्थानीय लोगों में काफ़ी उत्साह है, खुशी है। उनका कहना है कि इसी बहाने हम लोगों के क्षेत्रों का भी विकास होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में लगातार जारी भीषण गर्मी और लू को देखते हुए इससे पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में अलग वार्ड की व्यवस्था होगी। डेडिकेटेड वार्ड में 24 घंटे डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मियों की तैनाती की जाएगी। कर्मियों की रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाई जाएगी। सभी सरकारी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र यानी कि PHC से लेकर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक ये व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक और प्राचार्यों और सभी जिलों के सिविल सर्जन को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस डेडिकेटेड वार्ड में सभी प्रकार की दवाएं और आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। उधर सभी सरकारी अस्पतालों को हीट वेव से पीड़ित के इलाज को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही सभी अस्पतालों में भीषण गर्मी और लू से प्रभावितों का लगातार इलाज हो, इसकी कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि सरकारी अस्पतालों को लू पीड़ित मरीजों के इलाज में काम करने वाले दस्त एवं अहिसार संबंधित दवाओं के भंडारण करने का भी निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि दक्षिण बिहार के जिले भीषण गर्मी और हीट वेव से अधिक प्रभावित हैं। गया, जहानाबाद, नवादा, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, भोजपुर और पटना में गर्मी का सबसे ज्यादा असर है। उत्तर बिहार के जिलों में इनके तुलना में कम प्रभाव है। ऐसे में विभाग के निर्देश में दक्षिण बिहार के जिलों में स्थित अस्पतालों को विशेष तौर पर ध्यान देने को कहा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के कई राज्यों से कोयले की कमी की खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब समेत 10 राज्यों में कोयले की किल्लत के चलते आने वाले समय में बिजली संकट पैदा हो सकता है। अब केंद्र सरकार ने भी कोयले की कमी की बात को स्वीकार किया है। हालांकि सरकार का कहना है कि यूपी, पंजाब में कोयले की कमी नहीं हुई है, बल्कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जरूर कोयले की कमी देखने को मिली है। केंद्रीय मंत्री RK सिंह से जब कोयले की कमी को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि पंजाब और यूपी में कोयले की कमी नहीं हुई है, बल्कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु में कोयले की कमी हुई है। उन्होंने कहा है कि इन राज्यों में कोयले की कमी के पीछे अलग अलग वजह है। रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना को कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि झारखंड, बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड में मांग के मुकाबले कम बिजली उपलब्ध हो पा रही है। यूपी में भी 21 से 22 हज़ार मेगावाट बिजली की मांग है, जबकि 19 से 20 हज़ार मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि भाभी की एक तरफा प्यार के फेरे में युवक ने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाले युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। यह मामला बिहार के भोजपुर जिला का है, जब भाभी के एक तरफा प्यार के चक्कर में पत्नी की हत्या की पुष्टि पुलिस ने भी की है। जब भोजपुर के SP विनय तिवारी ने बताया है कि पूनम की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई है। आरोपी जयराम का अपनी ही भाभी से अवैध संबंध था, जिसका विरोध मृतका पूनम किया करती थी। इसको लेकर के अक्सर दोनों पति पत्नी के बीच विवाद होता रहता था और बीते मंगलवार पति जयराम ने गोली मार करके पत्नी की हत्या कर दी और सबूत को नष्ट करके मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश की गई, पर जांच में मामला पकड़ में आ गया और फिर पुलिस ने आरोपी पति समेत परिवार के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा आरोपी के उसी भाभी के बयान के आधार पर किया है। दरअसल मृतका और उसकी बड़ी बहन की शादी जयराम और उसके बड़े भाई से एक साथ हुआ था। इस बीच जयराम अपनी पत्नी से उनकी बड़ी बहन यानी कि भाभी से एक तरफा प्यार करता था, जिसका विरोध उसकी पत्नी करती थी। इसी विरोध की वजह से जयराम ने हत्या कर दी है और घर के लोगों ने मामले को दबाने में जयराम का पूरा सहयोग किया है, पर मृतका पूनम की बड़ी बहन इस मामले को पचा नहीं पाई और पुलिस के पास परिवार के सदस्यों के द्वारा ही हत्या की कहानी बता दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अशफाक नगर में एक साड़ी गोदाम में आग लगने से हुई 4 मजदूरों की मौत पर शोक जताया है। नीतीश कुमार ने हादसे को दुखद बताते हुए उसमें मारे गए बिहार के 2 मजदूरों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जताई है और उनके परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हादसे में मारे गए बिहार के मजदूरों की पहचान मुंतसिर और एजाज के रूप में हुई है, यह दोनों अररिया जिले के रहने वाले थे। वाराणसी के कमचक में स्थित अशफाक नगर कॉलोनी में गुरुवार को साड़ी गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग से पिता पुत्र समेत 4 लोग जिंदा जल गए थे। जब दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही मोहल्ले के लोगों ने आग पर काबू पाया है। जब वाराणसी जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। जब मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और भेलपुर पुलिस ने छानबीन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर शोक जताया है।
दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि एईएस यानी कि चमकी बुखार से लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर के हम लोगों ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। डॉक्टर और प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरीके से सतर्क है, जब लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है। देख ही रहे हैं कि कितनी गर्मी है। एईएस के लिए सभी स्तर पर अलर्ट कर दिया गया है, इसकी चिंता हम लोगों को पहले से है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बार कई वर्षों से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसी गर्मी में हम लोगों के बीच में घूम रहे हैं। हम तो देखते ही हैं कि कितनी गर्मी पड़ रही है। आपको बता दें कि हाजीपुर के 5 वर्षीय कुंदन की बुधवार मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में मौत हो गई थी, जब कुंदन को 11 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 12 अप्रैल को उसके एईएस पीड़ित होने की पुष्टि हुई थी। यह इस साल एसकेएमसीएच में एईएस से दूसरी मौत है। एसकेएमसीएच में अभी एईएस संदिग्ध 5 अन्य बच्चे भर्ती हैं। इस साल अब तक 12 बच्चों में एईएस की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 4 बच्चे मुजफ्फरपुर के हैं। इन बच्चों में से 10 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। एईएस पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य स्तरीय टास्क फोर्स बनाई है। टास्क फोर्स मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा, सीवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, सारण और शिवहर में एईएस पर होने वाले कामों की निगरानी करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड ने इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को निर्देश दिया है कि वे चप्पल पहनकर ही परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इंटर की मुख्य परीक्षा फरवरी में हुई थी, जहाँ काफ़ी ठंड होने के कारण जूता मोजा पहनने की इजाज़त दी गई थी। अब वातावरण गर्म होने के कारण चप्पल पहनकर आने का निर्देश दिया गया है। इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू हो रही है। जल्द ही इसके लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा 18 से 20 अप्रैल तक ली जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि मौसम के बदलते मिजाज के साथ ही अस्पताल में वायरल फीवर, दर्द, खुजली और दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसके साथ ही वायरल फीवर का प्रकोप बच्चों पर भी तेजी से छाने लगा है। वायरल फीवर के प्रकोप को बढ़ते देख करके स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों के लिए पीआईसीयू वार्ड में व्यवस्था की गई है। वहीं पिछले 2 दिनों में पीआईसीयू वार्ड में 2 वायरल फीवर के पीड़ित बच्चों को भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि मौसम में हो रहे तेजी से बदलाव के साथ वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। इस दौरान सबसे अधिक बड़े लोगों के शरीर में दर्द और बुखार के साथ खुजली भी हो रही है। वहीं बच्चे भी वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि हाई कोर्ट में नौकरी करने वालों की इच्छा रखने वालों के लिए सुनहरा मौका आया है। पटना हाई कोर्ट ने पर्सनल असिस्टेंट के 45 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 15 अप्रैल से आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती 6 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर निकाली गई है। हालांकि इस पद की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस पद के लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन एवं 6 माह का कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स सर्टिफिकेट, इसके अलावा न्यूनतम टाइपिंग स्पीड योग्यता के लिए इंग्लिश हैंड राइटिंग और इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट हो। इस पद के लिए 18 साल से 37 साल के बीच अप्लाई कर सकते हैं। जब बिहार सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। शॉर्ट हेड और टाइपिंग में पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसमें आवेदन के लिए कोई फीस नहीं लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू सहयोगी पार्टी भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। उसने गुरुवार को अंबेडकर जयंती का इस्तेमाल अपनी प्रमुख मांगों को उठाने के लिए किया और फिर कहा कि मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। यह भारतीय संविधान के निर्माता की जयंती पर आयोजित एक समारोह में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि जो लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं, वे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर हमें बाबा साहेब का सपना पूरा करना है तो फिर उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। ललन सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार विशेष राज्य का दर्जा नहीं देकर के बिहार की जनता के साथ अन्याय कर रही है। ललन सिंह ने कहा है कि केंद्र की एनडीए सरकार ने 17 राज्यों को विशेष वित्तीय पैकेज दिया है, लेकिन बिहार उस सूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा केंद्र ने उन राज्यों को चुना है जहां वित्तीय प्रबंधन मजबूत नहीं है। उनकी तुलना में नीतीश कुमार ने बिहार में आधुनिकीकरण वित्तीय प्रबंधन किया है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र ने बिहार को वित्तीय सहायता नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब ने देश में आर्थिक और सामाजिक असमानता का सपना देखा था। अगर हम बिहार को विशेष दर्जा नहीं देंगे तो फिर ये नहीं हटेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार ने उद्योग क्षेत्र की ऊंची उड़ान शुरू कर दी है। बेगूसराय में बरौनी के हवासपुर में रिकॉर्ड समय में तैयार पेप्सी के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इस मौके पर उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन भी मौजूद रहे। इस बॉटलिंग प्लांट में कई प्रतिष्ठित ब्रांडेड का उत्पादन होगा। इसकी खास बात यह है कि रिकॉर्ड टाइम यानी कि सिर्फ 11 महीने में जमीन आवंटित से लेकर के प्लांट के निर्माण का काम पूरा किया गया है। उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड समय में प्लांट का निर्माण पूरा करने में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का बड़ा
योगदान है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नए बिहार का निर्माण हुआ है। जब बिहार में पेप्सी का पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने के साथ बिहार में आगे भी बड़ा निवेश करने की उनकी इच्छा है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बरौनी के हवासपुर में स्थित बियाडा के औद्योगिक ग्रोथ सेंटर में रिकॉर्ड समय में पेप्सी के बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ उद्योग क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे बिहार की मिसाल पेश करता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।